नमस्कार। प्रेरणा दर्पण साहित्यिक एवं सांस्कृतिक मंच के विशेष कार्यक्रम इंद्रधनुष में आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। 13 जुलाई शाम 7:30 बजे का समय आप इंद्रधनुष के इस विशेष कार्यक्रम विशेष एपिसोड को देखने के लिए सुरक्षित कर लीजिएगा, क्योंकि इस बार का अंक बहुत विशेष है, बहुत खास है, क्योंकि इसमें हम हिंदी के प्रसिद्ध कवियों की छुपी हुई प्रतिभाओं को आपके सामने लेकर आ रहे हैं। हमारे साथ में होंगे श्री महेंद्र अजनबी नई दिल्ली से माउथ ऑर्गन के साथ, श्री कैलाश मंडेला भीलवाड़ा से बांसुरी के साथ, श्री हरि मोहन वाजपेयी माधव जी लखनऊ से कार्टून के साथ, श्री रसिक गुप्ता नई दिल्ली से अपने जादू के कमाल के साथ, श्री महेश दुबे मुंबई से अभिनय के साथ, श्री अनिल अग्रवंशी नई दिल्ली से हारमोनियम के साथ और श्री अस्तित्व अंकुर नई दिल्ली से गिटार के साथ। तो देखना सुनना मत भूलिएगा। 13 जुलाई शाम 7:30 बजे प्रेरणा दर्पण साहित्यिक एवं सांस्कृतिक मंच का विशेष साप्ताहिक कार्यक्रम इंद्रधनुष। धन्यवाद। नमस्कार। प्रेरणा दर्पण साहित्यिक एवं सांस्कृतिक मंच के साप्ताहिक कार्यक्रम इंद्रधनुष में मैं मंच की अध्यक्ष डॉक्टर कीर्ति काले आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूं, अभिनंदन करती हूं। श्रोताओं, आपकी प्रतिक्रियाओं से, आपके उत्साहवर्धन से, आपकी टिप्पणियों से हमें बहुत बहुत कुछ नया करने की इच्छा होती है और इसीलिए हम हर सप्ताह कुछ न कुछ नया आपके लिए लेकर आते हैं, कुछ न कुछ विशेष आपके लिए लेकर आते हैं। तो इंद्रधनुष के इस अंक में भी बहुत कुछ नया, बहुत कुछ खास आपके लिए है। महाकवि नीरज जी ने लिखा है कि छुपे रुस्तम है कयामत की नजर रखते हैं, कि छुपे रुस्तम है कयामत की नजर रखते हैं और जमी तो क्या है आसमां की खबर रखते हैं। तो ऐसे ही कवि आज हमारे साथ में हैं, जिन्हें कविताएं सुनाते हुए तो आपने कई बार देखा होगा, कई बार सुना होगा, आप उनके बहुत फैन होंगे। लेकिन आज हम इस अंक में उनकी छुपी हुई प्रतिभाओं को आपके सामने लेकर आए हैं। हमारे इस अंक में हमारे साथ होंगे श्री महेंद्र अजनबी, हास्य रस के बहुत बड़े रचनाकार श्री महेंद्र अजनबी, श्री कैलाश मंडेला जी, श्री अनिल अग्रवंशी, श्री हरि मोहन वाजपेयी माधव, श्री महेश दुबे, श्री रसिक गुप्ता और श्री अस्तित्व अंकुर। आपने इन सब की कविताएं सुनी होंगी, लेकिन इनमें कुछ ऐसी प्रतिभाएं भी हैं, ऐसी कलाएं भी हैं जिसके बारे में आप लोग नहीं जानते, हम जानते हैं, और इसके लिए आपके सामने लेकर आए हैं इंद्रधनुष का ये अंक छुपे रुस्तम। लेकिन श्रोताओं, किसी भी कार्यक्रम का प्रारंभ हम माँ वागीश्वरी की वंदना से करते हैं। तो माँ सरस्वती की वंदना करने के लिए सबसे पहले मैं आमंत्रित करती हूँ श्री अनिल अग्रवंशी जी को कि वे आए और माँ सरस्वती की वंदना करके, उनकी आराधना करके उन्हें बाकायदा निमंत्रण दें, इस मंच पर आमंत्रित करें। आइए अनिल जी। नमस्कार दोस्तों, आज के इस कार्यक्रम में आरंभ करते हैं माँ सरस्वती की वंदना से। आइए मित्रों, एक बार भावमगन हो, माँ के चरणों में अपना ध्यान अर्पित करें। आरंभ करता हूं। माँ शारदे तुम्हारे चरणों में सर झुकाऊं, माँ शारदे तुम्हारे चरणों में सर झुकाऊं, मेरी लेखनी को वर दो, मेरी लेखनी को वर दो, ना किसी का दिल दुखाऊं, माँ शारदे तुम्हारे चरणों में सर झुकाऊं। स्वर ताल संग लय हो, हर छंद में विजय हो, नहीं मन में कोई भय हो, जब गीत गुनगुनाऊं, माँ शारदे तुम्हारे चरणों में सर झुकाऊं। कोई गीत या गजल हो, जीवन का उसमें हल हो,
मेरी भावना प्रबल हो, न कभी भी डगमगाऊं। मां शारदे तुम्हारे चरणों में सर झुकाऊं। और एक विनती है मां से कि रस ज्ञान का बहा दो, हर गीत को सजा दो। रस ज्ञान का बहा दो, हर गीत को सजा दो। तुमको मिटा दो मैया, नवदीप में जलाऊं। मां शारदे तुम्हारे चरणों में सर झुकाऊं। मेरी लेखनी को वर दो, न किसी का दिल दुखाऊं। नमन। बहुत धन्यवाद अनिल अग्रवंशी जी। इतना अच्छा गाते भी हैं और इतना सुरीला गाते हैं, आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। लेकिन अनिल अग्रवंशी आपने बहुत अच्छी सरस्वती वंदना यहाँ पर प्रस्तुत की और ऐसा लगने लगा कि वास्तव में माँ वागेश्वरी, माँ शारदे स्वयं यहाँ उपस्थित हो गई हैं इस कार्यक्रम में हमें आशीर्वाद देने के लिए। तो सबसे पहले मैं आमंत्रित करती हूँ अपनी कला दिखाने के लिए, अपनी छुपी हुई प्रतिभा दिखाने के लिए अस्तित्व अंकुर को। अस्तित्व अंकुर की कविताएं आपने बहुत सुनी होंगी, बहुत अच्छे शायर हैं, बहुत अच्छी गजलें कहते हैं। लेकिन एक छिपी हुई प्रतिभा इनमें ऐसी भी है जो हम इंद्रधनुष के माध्यम से आपसे परिचित कराना चाहते हैं। निदा फाजली साहब ने लिखा है कि हर आदमी में होते हैं 10-20 आदमी, कि हर आदमी में होते हैं 10-20 आदमी, जिनको भी देखना हो कई बार देखना। हर आदमी में होते हैं 10-20 आदमी, जिसको भी देखना हो कई बार देखना। तो एक बार देखने से आदमी की परख नहीं होती है। कुछ ऐसे गुण भी होते हैं व्यक्ति में जो बहुत खास, बहुत विशेष होते हैं और उनके बारे में लोग जान नहीं पाते हैं। अस्तित्व अंकुर ने दिल्ली विश्वविद्यालय से राजनीति विज्ञान में स्नातक किया है। मूल रूप से बिहार के सिवान के रहने वाले हैं और मंजिलें उनकी रास्ता मेरा इनका काव्य संग्रह है। इन्होंने जश्न आज़ादी और ताज महोत्सव में कविता पाठ किया है। इतने बड़े बड़े कार्यक्रमों में ये काव्य पाठ करते हैं और राज्य कर्मचारी साहित्य संस्थान उत्तर प्रदेश द्वारा इन्हें साहित्य गौरव का सम्मान प्राप्त हुआ है। आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं अस्तित्व अंकुर अपना गिटार वादन। गिटार श्रोताओं बहुत लोकप्रिय वाद्य है और ये विशेष रूप से युवाओं में बहुत लोकप्रिय है और साधारणतः ये 6 तारों के कंपन द्वारा ध्वनि इसमें निकाली जाती है। गिटार में बहुत तरह की गिटार होती हैं। जो लोग गिटार बजाते हैं, गिटार सुनते हैं, वो जानते हैं। इलेक्ट्रॉनिक गिटार होती है, साधारण गिटार होती है, अलग अलग तरह की गिटार होती हैं। तो बहुत बड़े शायर अस्तित्व अंकुर आपके सामने आज शायरी नहीं सुनाएंगे, आज अपने गिटार का प्रदर्शन करेंगे। तो हम लोग जोरदार तालियों के साथ आमंत्रित करते हैं श्री अस्तित्व अंकुर को। नमस्कार मित्रों, प्रेरणा दर्पण साहित्यिक एवं सांस्कृतिक मंच के इंद्रधनुष कार्यक्रम में मैं अस्तित्व अंकुर आज अपनी एक गजल लेकर उपस्थित हूं, जिसे मैं गिटार पर प्रस्तुत करने जा रहा हूं। अब अपनी आँख से बहना पड़े बहेंगे हम, तुम्हारे जुल्म तो हक जान कर सहेंगे हम। तुम्हारे जुल्म तो हक जान कर सहेंगे हम।
फिर उसके बाद तुझे हम भी भूल जाएंगे। फिर उसके बाद तुझे हम भी भूल जाएंगे। पर इंतजार में कुछ दिन अभी रहेंगे हम। पर इंतजार में कुछ दिन अभी रहेंगे हम। बिछड़ने वाले बिछड़ते हुए उदास न हो। बिछड़ने वाले बिछड़ते हुए उदास न हो कि तेरे बाद भी तेरे बने रहेंगे हम। कि तेरे बाद भी तेरे बने रहेंगे हम। तुझे भी याद तो होगी आज की तारीख। तुझे भी याद तो होगी आज की तारीख। तू इंतजार में होगा गजल कहेंगे हम। तू इंतजार में होगा गजल कहेंगे हम। तुम्हारे ज़ुल्म तो हक जान कर सहेंगे हम। बहुत खूब अस्तित्व अंकुर, आपने गिटार भी बजाई और साथ में अपनी शायरी भी सुनाई, दोनों ही लाजवाब थे। बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ इस कार्यक्रम का बहुत अच्छा प्रारंभ करने के लिए अस्तित्व अंकुर आपको। आप इसी तरह से बहुत अच्छा बजाते रहें, बहुत अच्छा गाते रहें, बहुत अच्छा लिखते रहें। मैं तो यही शुभकामनाएं आपको दे सकती हूँ। श्रोताओं, भगवान कृष्ण और मुरली एक दूसरे के पर्यायवाची हैं। भगवान कृष्ण, मुरली के बिना भगवान कृष्ण की कल्पना नहीं की जा सकती और कृष्ण के बिना मुरली की कल्पना नहीं की जा सकती। दोनों का अन्योन्याश्रित संबंध है। जब भगवान कृष्ण मुरली बजाया करते थे तो सारा अचराचर जगत मुग्ध हो जाता था। उनकी मुरली की तान सुनकर सारी गोपियां मुग्ध हो जाती थीं। तो ऐसी मुरली जिसे वंशिका भी कहते हैं, जिसे बंसी भी कहते हैं, जिसे मुरली भी कहते हैं, ये संपूर्ण रूप से भारतीय वाद्य है। एक बांस से बना हुआ 7 छिद्रों का ये वाद्य है। अब इसमें कई छिद्र और इसे और मॉडिफाइड कर दिया गया है, लेकिन मूल रूप से 7 छिद्र होते हैं एक बांस के खोखले बांस में, और उन्हीं स्वरों के माध्यम से संगीत निकाला जाता है। बहुत मधुर ध्वनि निकलती है बांसुरी की। बांसुरी को वेणु भी कहा जाता है। और पन्नालाल घोष जी बांसुरी वादक हुए, जिन्होंने बांसुरी को भारतीय शास्त्रीय संगीत में स्थान दिलाया। वैसे तो भारतीय संगीत में बांसुरी बहुत रचा बसा हुआ वाद्य है, लेकिन पन्नालाल घोष जी ने अथक परिश्रम करके शास्त्रीय संगीत में, शास्त्रीय वाद्यों में बांसुरी को स्थान दिलाया। और उसके बाद हरिप्रसाद चौरसिया जी की बांसुरी तो सभी ने सुनी होगी। इतना अच्छा बजाते थे हरिप्रसाद चौरसिया जी की सभी लोग मुग्ध हो जाते थे। लेकिन एक ऐसे रचनाकार भी हैं, ऐसे हमारे कुनबे के कवि हैं जो राजस्थान के भीलवाड़ा के शाहपुरा में रहते हैं। बहुत अच्छी कविताएं लिखते हैं, बहुत अच्छी राजस्थानी की और हिंदी की कविताएं लिखते हैं। श्री कैलाश मंडेला जी।
कैलाश मंडेला जी केंद्रीय साहित्य अकादमी नई दिल्ली से पुरस्कृत हैं, जिन्होंने कुरल काव्य का राजस्थानी भाषा में अनुवाद करके केंद्रीय साहित्य अकादमी का सम्मान प्राप्त किया है। और हिंदी और राजस्थानी में इनकी 5 पुस्तकें प्रकाशित हैं। 20 से अधिक पुस्तकों का इन्होंने संपादन किया है और प्रतिष्ठित राजस्थानी और हिंदी के गीतकार हैं, लेकिन अपने मनोरंजन के लिए बांसुरी बजाते हैं और बहुत अच्छी बांसुरी बजाते हैं। जब बांसुरी बजाते हैं, मैंने इनकी बांसुरी सुनी और इनकी बांसुरी सुनकर ऐसा लगता है बस आंख बंद करके सुनते रहो। तो आज इंद्रधनुष कार्यक्रम में हमने आग्रह करके श्री कैलाश मंडेला जी को आमंत्रित किया है। आपने इनकी पैरोडियां सुनी होंगी, आपने इनके राजस्थानी गीत सुने होंगे, आपने इनके हिंदी के गीत सुने होंगे, लेकिन आज आप इनके वेणु वादन की मुग्ध ध्वनि सुनकर बहुत 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 मन को प्रसन्न कर लीजिएगा। इसके लिए मैं आमंत्रित करती हूँ शाहपुरा भीलवाड़ा राजस्थान से डॉक्टर कैलाश मंडेला जी को। वे आए और अपनी बांसुरी की धुन छेड़कर इस इंद्रधनुष के रंगों को और अधिक चटकीला बना दे। आइए कैलाश मंडेला जी। नमस्कार। प्रेरणा दर्पण साहित्यिक और सांस्कृतिक मंच के सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। आज के इस इंद्रधनुष कार्यक्रम में मैं कवि कैलाश मंडेला अपने बारे में कुछ आपसे बातचीत करते हुए 1-2 चीज़ें आपके बीच में प्रस्तुत करने की इजाज़त आपसे चाहता हूँ। कला की विभिन्न प्रवृत्तियों में काव्य कला सबसे श्रेष्ठ मानी गई है यूं तो, और काव्य कला मुझे विरासत में मिली। मेरे पिता लोक कवि मोहन मंडेला जी राजस्थानी भाषा के बहुत उत्कृष्ट साहित्यकार और कवि रहे, बहुत जनप्रिय कवि रहे। और मेरे परिवार में बचपन से ऐसा माहौल रहा कि कला सीखने के लिए मुझे कहीं बाहर जाना नहीं पड़ा। मैं जब कक्षा 2 में पढ़ता था तब से ही मेरे जब हारमोनियम पर हाथ भी नहीं पहुंचते थे तो मैं खुद हारमोनियम प्ले करके गाना गाया करता था। उस जमाने में घर में ढोलक नहीं थी तो डालडे के खाली डिब्बे होते थे, मैं उनको बजाकर ढोलक बजाने लगा। फिर मेरी रुचियां और परिष्कृत होती गई तो हमारे यहाँ फूल डोल का मेला लगता है, तो उस मेले में जो बांसुरी बेचने वाला आता मैं उससे चाराने की बांसुरी लाता और मर्जी से बजाता। धीरे धीरे मुझे सुरों का अभ्यास हुआ और मैं बांसुरी बजाने लगा। बांसुरी के साथ साथ मैं माउथ ऑर्गन बजाता हूँ। बैंजो मेरे पिता ने मेरे को, मैं 10वीं में फर्स्ट आया तो बैंजो खरीद के दिया। और भी कई प्रकार के वाद्य यंत्र जो मुझे अच्छे लगते गए, मैं उनको बजाने की कोशिश करता रहा। बाद में मेरी रुचियाँ काव्य कला में ज़्यादा हुई तो ये जो अन्य कलाएं हैं वो मेरी रुचि के लिए मात्र रह गई। चित्रकला भी मैं कभी कभी करता हूँ। नृत्य भी अपने ज़माने में करता था जब मैं स्कूल लेवल में था, मगर बांसुरी मेरा बहुत ही प्रिय वाद्य यंत्र रहा। और इस बांसुरी में मैं जब एमकॉम में भीलवाड़ा पढ़ता था तो जब हमारा इंटर यूनिवर्सिटी कंपटीशन हुआ, जो अलवर में हमारा कंपटीशन हुआ, तो वहाँ मैं पूरे राज्य में बांसुरी वादन में मैं फर्स्ट भी आया। तो मेरे भीतर जन्मजात प्रवृत्ति है कला की और ये नैसर्गिक है। कोई मेरा विधिवत इसका गुरु नहीं है, ये भगवान की देन है और बांसुरी भगवान की होती है। कृष्ण भगवान को बांसुरी पसंद थी और मुझे भी बांसुरी बहुत पसंद है। आइए मैं आज इस मौके पर आपको बांसुरी की एक धुन सुनाता हूँ, आप आनंद लीजिएगा। एक गीत मुझे बड़ा प्रिय है बांसुरी पर बजाना, रसिक बलमा दिल क्यों लगाया तूने दिल क्यों लगाया। बहुत प्रसिद्ध गीत है, मैं आपको सुनाता हूँ।
मेरा मन है कि आपको मैं एक गीत बड़ा प्रसिद्ध है, पंख होती तो उड़ाती रे रसिया हो पालमा, मेरा मन कर गया तो एक बंद इसका भी मैं आपके बीच में प्रस्तुत करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबने सुना, चूंकि मैं नियमित अभ्यास में नहीं हूँ, मगर फिर भी डॉक्टर कीर्ति काले जी का एक आदेश था और वो नवाचार करती रहती हैं, तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि मैंने अपनी ये कला आपके बीच में प्रस्तुत की। आप सबने मेरे लिए समय निकाला, बहुत बहुत धन्यवाद। प्रणाम सभी को। बहुत खूब। मैं तो खो गई आपके सुरों में, ऐसा लगा बस सुनते जाएं सुनते जाएं सुनते जाएं और समय ठहर जाए। इतना अच्छा बजाया आपने, इतने मन से बजाया। बहुत धन्यवाद देती हूँ कैलाश जी आपको। अब एक ऐसे छुपे रुस्तम को आमंत्रित करती हूँ। आपने सोचा नहीं होगा कि कोई कवि, कोई लेखक इस तरह की भी जिसमें प्रतिभा हो सकती है। हमारे बीच में श्री हरि मोहन वाजपेयी माधव जी हैं, जो बहुत अच्छे कार्टून बनाते हैं। बहुत इनके कार्टून अखबारों में छपते हैं, पत्र पत्रिकाओं में छपते हैं। कार्टूनों को व्यंग्य चित्रकार या व्यंग्य चित्र भी कहा जाता है। ये रेखा चित्रों के माध्यम से परिस्थिति और घटना का चुटीला प्रस्तुतिकरण इन व्यंग्य चित्रों के माध्यम से होता है। बहुत कम रेखाओं में बहुत बड़ी बात कह दी जाती है। तो हरि मोहन वाजपेयी जी लखनऊ से हमारे बीच में उपस्थित हुए हैं। के शंकर पिल्लई, जिन्हें शंकर भी, जिनका शॉर्ट नेम शंकर है, भारतीय कार्टून कला के पितामह माने जाते हैं और 1932 में इन्होंने हिंदुस्तान टाइम्स में पहली बार कार्टून बनाने की प्रथा का प्रारंभ किया भारत में। और उसके बाद बहुत सारे ऐसे कार्टूनिस्ट हुए जिनका नाम आप सब लोग जानते होंगे। श्री R.K. लक्ष्मण, श्री कुट्टी मेनन, श्री रंगा, आबू अब्राहिम, मारियो मिरांडा, सुधीर तेलंग, प्राण, जसपाल भट्टी, राजेंद्र धोड़पकर और इरफान। इन्हीं की श्रेणी के कैसे कार्टूनिस्ट हैं जिन्हें कवि के रूप में भी सब जानते हैं और कार्टूनिस्ट के रूप में भी सब जानते हैं। लेकिन बहुत कम लोग परिचित हैं कि जिस माधव के नाम से कार्टून बनाए जाते हैं, जिस माधव के नाम से कार्टून आप लोग देखते हैं, वो एक बहुत अच्छे कवि भी हैं और बहुत अच्छे रचनाकार भी हैं। श्री हरि मोहन वाजपेयी माधव जी लखनऊ में रहते हैं और ये गणित में परास्नातक हैं लखनऊ विश्वविद्यालय से। देखिए कैसा कॉम्बिनेशन है, गणित की पढ़ाई की, कविताओं में नाम कमाया और अब प्रोफेशन है इनका कार्टून बनाना। यही लीला है प्रकृति की, कहाँ से क्या करवा देती है। ये 32 वर्षों से पत्रकारिता से जुड़े हुए हैं और 28 वर्षों से ये राष्ट्रीय सहारा में काम करते हैं।
लघु उपन्यास इनका प्रकाशित हो चुका है शहर में। गजल संग्रह है महकते जज्बात और महान कार्टूनिस्ट कांजीलाल सम्मान इन्हें प्राप्त हो चुका है राज्य कर्मचारी साहित्य संस्थान लखनऊ के द्वारा। और इसी तरह के अनेक राष्ट्रीय स्तर के पुरस्कार इन्हें प्राप्त हुए हैं, सम्मान प्राप्त हुए हैं। ये कविता, कहानी, स्मृति चित्र, लघु कथा और बाल कहानियां भी लिखते हैं। लेकिन आज कार्टून बनाकर हमें दिखाएंगे कि किस तरह से कार्टून के माध्यम से, व्यंग्य चित्रों के माध्यम से बातें कही जा सकती हैं। बहुत बड़ी घटना को बहुत छोटी छोटी रेखाओं के माध्यम से श्रोताओं और पाठकों के सामने उपस्थित किया जा सकता है। तो बहुत सम्मान के साथ मैं आमंत्रित करती हूँ इंद्रधनुष कार्यक्रम में श्री हरिमोहन वाजपेयी माधव जी को। नमस्कार, मैं हरिमोहन वाजपेयी माधव प्रेरणा दर्पण साहित्यिक एवं सांस्कृतिक मंच द्वारा आयोजित इंद्रधनुष कार्यक्रम में आपसे रूबरू हूँ। और आपसे ये जो मिलना हो पा रहा है, इसके लिए हम बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं डॉक्टर कीर्ति काले जी को, जिनकी वजह से हम आपके सामने हैं, आपके समक्ष हैं। और आज के ताज़ा घटनाक्रम पर मैं एक कार्टून बनाता हूँ और आप साथ दीजिए, देखिए। लोग मुझसे पूछते हैं कि आपको आइडियाज कैसे आते हैं, आपको विचार कैसे आते हैं। देखिए, आज का सूचना तंत्र बहुत तेज है। त्वरित गति से आपके पास सूचनाएं आती हैं, घटनाएं आती हैं और आपको उन पर अपने विचार व्यंग्य चित्रों के माध्यम से व्यक्त करने होते हैं। तो व्यंग्य चित्रों के माध्यम से व्यक्त करने के लिए सच है कि आपको कैसे व्यक्त किया जाए ये सोचना होता है कि जब आप तलाशते हैं किसी चीज़ को कि कैसे व्यक्त किया जाए, उसी को मनन करते हैं, मंथन करते हैं, तो आपके अंदर आइडियाज आ जाते हैं। और सच्चाई है कि बहुत बार तो आइडियाज़ बहुत कुछ सोचने पे आते हैं, बहुत बार बल्ब जैसा जल जाता है और आपको आइडियाज़ मिल जाते हैं और आप उस पर काम करते हैं। सच्चाई ये है कि पहले जब 90s में, लेट 90s में मैं कार्टूनिंग का काम कर रहा था, शुरुआत थी, उस दौर में अखबार आते थे और उन अखबारों, क्योंकि मैं लखनऊ में काम करता था तो दिल्ली के भी अखबार आते थे, विदेशी अखबार भी आते थे, न्यूयॉर्क टाइम्स आता था, तमाम अखबार आते थे। हम लोग सारे अखबार पढ़ते थे, देखते थे और उसके बाद फिर किसी खबर पे विचार करते थे, 2-3 खबरों पे विचार करते थे और उन पर कार्टून बनाए जाते थे। वो कार्टूनिंग का दौर भी था, बड़े बड़े कार्टून्स छपते थे, 4 कॉलम के, 3 कॉलम के, एक एडिटोरियल पेज पे छपता था। एक कार्टून आपका डेली पॉकेट कार्टून छपता था। तो और उस समय के कार्टूनिस्ट जैसे R.K. लक्ष्मण, रंगा, मारियो, उन्नी, तमाम लोग ऐसे थे, केशव, हिंदू में तमाम लोग काम करते थे। हम लोग उनका काम देखते थे, कार्टून्स देखते थे और नए नए विषयों पर उन्होंने क्या बनाया है, हमने क्या बनाया था, फिर नई चुनौती, आज फिर कार्टून बनाना है, फिर बनाया जाता था कार्टून। तो हम पुरानी खबरों पे, पुराने दिन की, एक दिन की बासी खबर पे हम कार्टून बनाते थे। आज ऐसा नहीं। आज अभी एक घटना है, अभी अपराधी पकड़ा गया, थोड़ी देर में पता चला उसका इनकाउंटर हो गया। अभी वो था कि उसके ही साथ एक बहुत बड़ी घटना आ गई जो उससे भी बड़ी है, तो हमको उस पर काम करना है। या कोई तीसरी घटना आ गई। तो आज चुनौतियाँ, तुरंत का तुरंत काम करने की चुनौतियाँ ज़्यादा हैं और उन पे आपको प्रतिक्रिया भी व्यक्त करनी है। प्रतिक्रिया व्यक्त करने वाले कई माध्यम हैं। लोग सोशल मीडिया पर अपनी बात कह रहे होते हैं। आपको अलग अंदाज में, अलग तरीके से अपनी बात कहनी है। वो बात कहनी है जो सबको सही लगे, अच्छी लगे, नई लगे या नया तरीका लिए हुए लगे। तो ये सब चुनौतियां हैं। तो इन चुनौतियों को फेस करना, इसका भी एक अलग मज़ा है, बहुत बड़ा मज़ा है, बहुत अच्छा लगता है। ये मेरा कैरियर लगभग 3 दशक का हुआ कार्टूनिंग का और लोगों ने बहुत प्यार दिया, स्नेह दिया।
आज इस मंच से भी जुड़ा हूँ और बहुत अच्छा लग रहा है। तो बहुत बहुत हार्दिक आभार आप सभी लोगों का, आप दर्शकों का आभार, आप श्रोताओं का आभार और इस पटल का बहुत बहुत आभार जिस पर कि मैं आज बैठा हूँ, बात कर रहा हूँ। धन्यवाद। बहुत धन्यवाद माधव जी। आपने देखिए कितनी अच्छी तरह से रेखा चित्रों के माध्यम से कार्टून बनाया और कार्टून बनाकर किस तरह से इतनी बड़ी घटना को, जो अभी अभी की बिल्कुल ताज़ा घटना थी, उसे आपने अपने व्यंग्य चित्र के माध्यम से हमारे सामने प्रदर्शित कर दिया। आपको बहुत धन्यवाद देती हूँ। आपकी ये प्रतिभा और आगे बढ़े, आपकी ये कला और यशस्वी हो, मैं ईश्वर से यही कामना करती हूँ। श्रोताओं, अब जिस व्यक्ति ने, जिस कवि ने माँ सरस्वती की वंदना की थी, उनका क्रम है, उन्हें मैं बुलाती हूँ। उनकी कविताएं आपने खूब सुनी होंगी, कवि सम्मेलन में आजकल बहुत धूम मचाते हैं अनिल अग्रवंशी। लेकिन एक प्रतिभा उनकी ऐसी भी है जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। ऐसी छुपी हुई प्रतिभा है, कम लोग परिचित हैं। वो बहुत सारे वाद्य यंत्र बजा सकते हैं अनिल अग्रवंशी जी, लेकिन मैं आज विशेष रूप से उनसे एक वाद्य बजाने का आग्रह करती हूँ, हारमोनियम। हारमोनियम भारतीय संगीत का अभिन्न हिस्सा है। ब्रिटिश, जर्मन और खरज 3 प्रकार के हारमोनियम होते हैं और माना जाता है कि हारमोनियम का आविष्कार यूरोप में हुआ और फ्रांसीसी लोग इसे भारत में और पूरे एशिया में लेकर आए। लेकिन बजाने की आसानी के कारण और भारतीय संगीत के अनुकूल होने के कारण हारमोनियम यहाँ के संगीत में इतना रच बस गया कि भारतीय संगीत और हारमोनियम को अलग नहीं किया जा सकता। जब भी कोई गाना बजता है तो हारमोनियम उसके साथ में होता ही होता है। तो लेकिन हारमोनियम पर कोई अच्छी सी धुन बजाकर आज दिखाएंगे अनिल अग्रवंशी जी। बहुत सारे वाद्य बजाते हैं। मैंने जब इनसे पूछा तो इन्होंने कहा कि मैं तो बहुत सारा बजाना जानता हूँ। तो मैंने कहा आज हमारे इंद्रधनुष के लिए आप हारमोनियम बजाइए। ये 25 वर्षों से दूरदर्शन के जो छोटे लाल जी, जो सीनियर म्यूजिक कंपोजर हैं दूरदर्शन में, इनसे इन्होंने 25 साल तक संगीत की शिक्षा ली है अनिल अग्रवंशी जी ने। और भारत के 3 राष्ट्रपतियों के सम्मुख इन्होंने अपना काव्य पाठ प्रस्तुत किया है। आर वेंकट रमन जी, ज्ञानी जैल सिंह और आदरणीय शंकर दयाल शर्मा जी के समक्ष, और अनेक पुरस्कार, अनेक सम्मान इन्हें मिले हैं। अनेक विदेश यात्राएं इनके खाते में दर्ज हैं। लेकिन आज कविता नहीं सुनाएंगे, आज हारमोनियम सुनाएंगे। तो मैं आमंत्रित करती हूँ अनिल अग्रवंशी जी को कि वे आए और हारमोनियम पर ऐसी धुन छेड़े, ऐसी धुन छेड़े कि सभी लोग मुग्ध हो जाएं आपके इस हारमोनियम के छुपी हुई प्रतिभा को सुनकर। आइए अनिल जी। आप सभी को कवि अनिल अग्रवंशी का बहुत बहुत नमस्कार। मित्रों, बचपन से ही संगीत से जुड़ा रहा, बहुत छोटी आयु से जुड़ा रहा, तलाश रही एक अच्छे गुरु की, और मुझे मिले दिल्ली दूरदर्शन के हेड संगीत निर्देशक, संगीत रचयिता श्री छोटेलाल जी। उनसे विधिवत शिक्षा प्राप्त की। उससे पहले और गुरु मिले, प्रयाग संगीत समिति इलाहाबाद से सीनियर डिप्लोमा तबले में किया, उसके बाद गायन में किया, और एक ऐसा मकाम आया कि गीत लिखने का शौक बहुत पहले से था। तो आज कविताओं के क्षेत्र में हास्य कवि के नाम से जाना जाता हूं। आप बहुत से लोगों ने मेरी हास्य कविताएं भी सुनी होगी, और देश मुझे हास्य कवि के रूप में पहचानता है। मैं कीर्ति जी का आभार व्यक्त करता हूं। एक गीत मुकेश जी का राज कपूर साहब के ऊपर फिल्माया गया ये गीत उस समय पूरे विश्व में चला और हिंदुस्तान में बहुत पसंद किया गया। मेरा जूता है जापानी, ये पतलून इंग्लिस्तानी, सर पे लाल टोपी रूसी, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी। रूसी लोगों को ये गाना इसलिए पसंद आया कि भारत ने उसे सर पे बिठाया टोपी के माध्यम से, लेकिन सब कुछ होने के बाद भी ये दिल हिंदुस्तानी रहा। राज कपूर साहब का ये गीत मुकेश जी की आवाज में सुनिएगा।
और धुन शंकर जयकिशन साहब की धुन लगभग 70 साल पुरानी है। बहुत ही खूबसूरत धुन है, कभी भी सुन लो मन मस्ती से झूम उठता है। सुनिएगा मित्रों। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों। मेरा जूता है जापानी और पतलून इंग्लिस्तानी, सिर पे लाल टोपी रूसी, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी। मेरा जूता है जापानी और आजा सनम मधुर चांदनी में हम तुम मिले तो वीराने में भी आ जाएगी बहार। झूमने लगेगा आसमान, झूमने लगेगा आसमान। बहुत अच्छा बजाया अनिल जी आपने। मेरा तो साथ साथ में गाने का मन करने लगा और इसीलिए मैं अपने आप को रोक नहीं पाई और आपका हारमोनियम होते ही मैंने गाना शुरू कर दिया। बहुत अच्छा बजाया, बहुत सारे वाद्य आप बजाना जानते हैं। अगली बार हम आपको अवश्य बुलाएंगे कि आप 7 वाद्य यहाँ पर बजाकर बताएं। श्रोताओं, एक ऐसी कला भी है जो बहुत कम लोगों में होती है, हर किसी को नहीं आती है, अभिनय। आपने बहुत सारी फिल्मों में अभिनय देखे हैं, कैसी हूबहू किसी न किसी की कॉपी कर लेते हैं। किसी चरित्र को जीना, अपने अलावा किसी अन्य चरित्र को जीना और बिल्कुल उसी की तरह से पूरा अभिनय करके उस चरित्र को साकार कर देना, श्रोताओं, बहुत बड़ी कला है, बहुत बड़ी कला है। हमारे मुंबई में रहने वाले एक ऐसे कवि हैं जो विभिन्न प्रकार की कविताएं लिखते हैं, लेकिन साथ में बहुत अच्छा अभिनय करना भी जानते हैं। आज हम अपने इंद्रधनुष कार्यक्रम में उनसे कविताएं नहीं सुनेंगे, उनका अभिनय देखेंगे। उनकी अभिनय कला से हम आपको परिचित कराना चाहते हैं श्री महेश दुबे। महेश दुबे जी, बहुत सारे पुरस्कार इनके खाते में दर्ज हैं, बहुत सारे सम्मान हैं, बहुत सारी किताबें इनकी प्रकाशित हो चुकी हैं और विभिन्न तरह का इन्होंने लिखा है। इनकी पुस्तकें हैं निंदा रस, ये व्यंग लेख, इनके लेख का संग्रह है निंदा रस। कहानी संग्रह है फिर भी दिल है हिंदुस्तानी। हास्य व्यंग्य काव्य संग्रह है महेश दुबे का पुलिंदा और इनका एक गजल संग्रह प्रकाशनाधीन है। सीडी में इनकी कविताएं हैं सुंदर रामायण, जो अवधी भाषा के छंद हैं और जिसे अनूप जलोटा जी ने गाया है वीनस म्यूजिक के द्वारा, जो रिलीज हुई है। और हंस लो यार इनकी हास्य कविताओं का संग्रह है। लेकिन आज ये अभिनय करके दिखाएंगे, बहुत अच्छा अभिनय करते हैं। अगर ये अभिनय के क्षेत्र में जाएं तो भी बहुत कामयाब हो सकते हैं। महेश दुबे जी मुंबई से हमारे बीच में उपस्थित हैं और इन्होंने
बहुत सारे अखबारों में नियमित स्तंभ लेखन किया है। देखिए कितनी सारी साहित्यिक प्रतिभा होते हुए भी एक प्रतिभा पीछे छूट गई है, जो अभिनय की प्रतिभा। वो हम आपके लिए महेश दुबे जी को से आग्रह करते हैं कि अपनी काव्य की प्रतिभा से तो आपने चमत्कृत कर दिया है सारे श्रोताओं को, लेकिन आज अपने अभिनय को भी दिखाकर सम्मोहित कर लीजिएगा। आइए महेश दुबे जी। कल मैं शॉप पर बैठा था, एक बिल्ली का छोटा सा बच्चा कहीं से आ गया, कूं कूं कर रहा था। मैंने पानी डाला, दूध लाकर रखा, बिस्किट के टुकड़े डाले, उसने कुछ नहीं खाया, कुछ नहीं पिया, सिर्फ कूं कूं करता रहा। उसकी कूं कूं मेरे दिमाग पर चढ़ गई। उसकी माँ कहीं खो गई थी, उसे कुछ नहीं चाहिए था, सिर्फ अपनी माँ चाहिए थी। मुझे याद आया मैडम, जब मैं छोटा था, मैं भी उतना ही छोटा रहा होऊंगा शायद। मुझे बुखार आ गया था और मेरी माँ मुझे छोड़कर कहीं चली गई थी, बहुत थोड़ी देर के लिए। उसी दौरान अचानक मैंने देखा कि सामने दरवाजे के ऊपर का जो हिस्सा था, उस पर एक भयानक चेहरा आकर के मेरे सामने खड़ा हो गया। वो मुझे देखकर हंसने लगा। उसकी वो भयानक हंसी मेरे कानों में आज तक गूंजती है मैडम। मैं परेशान हो गया, दुखी हो गया, रोने लगा। मुझे उस समय सिर्फ माँ चाहिए थी। अचानक मेरी माँ आ गई, उसने मुझे आगोश में भर लिया। मेरी परेशानी दूर हो गई, लेकिन बिल्ली के उस छोटे से बच्चे की परेशानी दूर नहीं हो रही थी। उसे भी सिर्फ माँ चाहिए थी। कूं 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 सुन करके मैं परेशान हो गया, तो मैं घर चला गया। शाम को मैं जब वापस लौटा तो दूध वैसे का वैसा पड़ा था, बिस्किट वैसा ही पड़ा था, बिल्ली का बच्चा कहीं चला गया था। क्या पता उसकी माँ उसे ढूंढ कर ले गई या वो खुद ही कहीं चला गया, ये मुझे नहीं पता। आज देश में बिल्कुल ऐसे ही हालात हैं। हजारों लाखों लोग कूं कूं करते हुए सड़कों पर अपनी माँ को ढूंढ रहे हैं, उनकी माँ उन्हें नहीं मिलती। ऐसे हालात में कोई क्या एक्टिंग करे मैडम? किसी तरह उन्हें उनकी माँ दिला दीजिए, मैं हाथ जोड़कर आपसे विनती करता हूँ। ऐसे माहौल में कोई क्या एक्टिंग करेगा मैडम? जब हालात का थप्पड़ पड़ता है ना, तो एक्टिंग याद नहीं आती, सिर्फ रोटी याद आती है और माँ याद आती है। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। हास्य कवि महेश दुबे, मुंबई से आप सभी को प्रणाम करता हूँ। एक हास्य कवि ने आज रुला दिया। देखिए ना कितना सजीव चित्रण किया महेश दुबे जी आपने। हम सभी लोग स्तब्ध रह गए आपके अभिनय को देखकर। मंच पर आप हमेशा अपनी हास्य कविताओं के माध्यम से हंसाते हैं, लोटपोट कर देते हैं, लेकिन आज इतना जीवंत अभिनय करके हम सभी लोगों को एकदम सख्ते में डाल दिया, स्तब्ध कर दिया और बहुत रुला दिया। लेकिन आपका अभिनय बहुत जानदार था, बहुत शानदार था। बहुत धन्यवाद देती हूँ इंद्रधनुष कार्यक्रम में आने के लिए महेश दुबे आपको। जादूगर जादू कर जाएगा, किसी की समझ नहीं आएगा। ओ मर्जीना नाच हसीना, मुश्किल कर दे सबका जीना। नहीं तो जादूगर जादू कर जाएगा। और जादू तेरी नजर, खुशबू तेरा बदन, तू हाँ कर या ना कर। जी हाँ, अब एक ऐसे खेल की तरफ हम चलते हैं, एक ऐसी कला की तरफ चलते हैं जिसे जादू कहा जाता है। जादूगर जब जादू दिखाता है तो सभी लोग सम्मोहित हो जाते हैं। इंद्रजाल के माध्यम से वो सबको सम्मोहित कर लेता है। लेकिन कोई कवि जादूगर भी हो सकता है, ऐसा आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। लेकिन हमारे रसिक गुप्ता जी जो अपने हास्य कविताओं के माध्यम से मंच पर सभी को हंसाते हैं, लोटपोट कर देते हैं, वो जादू की कला भी जानते हैं। जादू एक प्रदर्शन कला है। हाथ की सफाई असंभव
अलौकिक करतबों के भ्रमजाल की रचना द्वारा अचंभित हतप्रभ करके श्रोताओं का मनोरंजन इस जादू की कला से किया जाता है। भारत में ऐसे लाखों मदारी हैं जो चौराहों और सड़कों पर करतब दिखाकर अपनी रोजी रोटी कमाते हैं। बाद में इसे स्टेज शो के रूप में प्रदर्शित किया जाने लगा। मोहम्मद छैल जी, जो 1850 में जिनका जन्म हुआ और 1925 में देहावसान हुआ, भारत के पहले जादूगर माने जाते हैं। आपने बहुत सारे जादूगरों का नाम सुना होगा। 11 जादूगरों के नाम जो विश्व प्रसिद्ध हैं मैं आपको बताती हूँ। हैरी हुडनी, पीसी सरकार, जिनका इंद्रजाल बहुत प्रसिद्ध रहा, पीसी सरकार जूनियर, डेविड कॉपरफील्ड, जादूगर आनंद, के लाल, ब्लैक स्टोन, जादूगर डायनेमो, क्रिस एंजल, विड ब्लेन और जादूगर शिमाडा। लेकिन आज एक और जादूगर का नाम इनकी श्रेणी में जुड़ने वाला है, जिनका नाम है श्री रसिक गुप्ता। रसिक गुप्ता जी बहुत अच्छे कवि हैं, बहुत अच्छे संगठनकार हैं, लेकिन साथ में अपने जादू का प्रदर्शन स्टेज पर करते हैं। मैंने इनके जादू के शोज देखे हैं और इनका जादू देखने के बाद लोग इतने हतप्रभ अचंभित हो जाते हैं, मैंने इसका अनुभव किया है। श्री रसिक गुप्ता जी हिंदी अकादमी दिल्ली द्वारा पुरस्कृत हैं और अनेक देशों में इन्होंने काव्य यात्राएं की हैं, अपनी कविताएं सुनाई हैं। दुबई, थाईलैंड, जर्मनी, हंगरी, चेक रिपब्लिक और ऑस्ट्रिया। विगत 25 वर्षों से ये कवि सम्मेलनों में कविता पाठ करते हैं और राष्ट्रीय कवि संगम दिल्ली प्रदेश के ये अध्यक्ष हैं। लेकिन आज अपने जादू की कला दिखाकर आप लोगों को सम्मोहित करने आ रहे हैं श्री रसिक गुप्ता, नई दिल्ली से। प्रेरणा दर्पण साहित्यिक एवं सांस्कृतिक मंच के कार्यक्रम इंद्रधनुष में मैं रसिक गुप्ता आज आपके सामने जादू की कुछ झलक दिखाने वाला हूं। आइए देखते हैं जादू के कुछ आइटम्स। लीजिए मैं एक और मैजिक आपको दिखाता हूं। मेरे पास ये बॉल है, इस बॉल को हम रखेंगे इस डब्बे के अंदर और ऊपर से ढक देंगे हम ये ढक्कन। लीजिए एक और झलक छोटी सी जादू की, कैसे पानी का रंग बदलता है, देखिए। वाह रसिक गुप्ता जी, वाह 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 वाह, किस तरह से आपने जादू के खेल दिखाए और किस तरह से एक उसमें से इतने सारे वो आपने वो निकाली और बॉल का कैसे मुंह में से निकाली। इस तरह के जादू के खेल मैंने आपके और भी देखे हैं, जिस तरह से आप एक संदूक में बंद कर लेते हैं किसी को और बाद में कहीं और से निकलता है, इसी तरह के जादू और मदारी और जमूरे के खेल तो बहुत सारे देखे हैं। लेकिन आज कोई हास्य कवि जादू के खेल दिखा सकता है, ये देखकर आप लोगों को अवश्य आश्चर्य हुआ होगा। लेकिन कवि भी एक जादूगर ही होता है, वो अपने
शब्दों के माध्यम से श्रोताओं पर जादू करता है, लेकिन ये लोगों को एक हिप्नोटाइज कर कर एक ट्रिक्स के माध्यम से जादू का कमाल दिखाया। रसिक गुप्ता जी, आपने आपको बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ, बहुत मजा आया और छोटे बच्चों को तो बहुत ही आनंद आता है। आइए अब हम अब हम इस कार्यक्रम के ऐसे महत्वपूर्ण पड़ाव की ओर चलते हैं जहां ये कार्यक्रम शीर्ष पर पहुंचेगा। महेंद्र अजनबी जी की कविताएं आपने बहुत सुनी होंगी। पिछले 35 वर्षों से कवि सम्मेलन में हंसा हंसा कर लोटपोट कर देने वाले कवि श्री महेंद्र अजनबी जी को आपने सुना ही होगा, लेकिन उनकी एक छुपी हुई प्रतिभा ऐसी भी है जिसे वो केवल अपने मन को बहलाने के लिए उस प्रतिभा का प्रयोग करते हैं, उस कला का प्रयोग करते हैं, और उसका नाम है माउथ ऑर्गन। माउथ ऑर्गन बजाते हैं और बहुत अच्छी धुन बजाते हैं माउथ ऑर्गन पर श्री महेंद्र अजनबी जी। ये बहुत छोटा सा यंत्र होता है माउथ ऑर्गन, जिसे मुख वीणा भी कहा जाता है। और ये बांसुरी की तरह से ही मुंह की फूंक से सुर निकलते हैं और सभी श्रोताओं को ये मंत्रमुग्ध कर देते हैं। इन्हें काका हाथरसी सम्मान भी प्राप्त है, जो हास्य रस का सबसे बड़ा सम्मान है। काका हाथरसी, मैंने बताया है कि पिछले 35 वर्षों से कवि सम्मेलन में सक्रिय हैं। अमेरिका, कनाडा, ब्रिटेन, थाईलैंड, सिंगापुर, इंडोनेशिया, हांगकांग और यूएई और नेपाल में इन्होंने कविताएं पढ़ी हैं। महामहिम राष्ट्रपति श्री शंकर दयाल शर्मा और प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी द्वारा ये सम्मानित हो चुके हैं। और हास्य व्यंग्य का संकलन है हंसा हंसा के मारूंगा। सही में ये हंसा हंसा कर मार देते हैं, बिल्कुल लोटपोट कर देते हैं। लेकिन आज ये मंत्र मुग्ध करेंगे अपने माउथ ऑर्गन की ध्वनि से, माउथ ऑर्गन के सुरों से। तो मैं बहुत सम्मान के साथ आमंत्रित करती हूँ श्री महेंद्र अजनबी जी को, और मेरे साथ आप भी आमंत्रित कीजिएगा हास्य रस के धुरंधर कवि महेंद्र अजनबी जी को माउथ ऑर्गन बजाने के लिए। प्रिय मित्रों, नमस्कार। प्रेरणा दर्पण साहित्यिक एवं सांस्कृतिक मंच के इंद्रधनुष कार्यक्रम में, जिसका संचालन देश की ख्याति प्राप्त कवित्री डॉक्टर कीर्ति काले कर रही हैं, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। मित्रों, मेरे से आपने कविताएं बहुत सुनी होंगी, अनेक मंचों पर सुनी होंगी, अनेक चैनलों से सुनी होंगी। आज मैं कुछ और आपको सुनाना चाहता हूँ। एक और शौक़ जो मुझे बचपन से रहा है वो है माउथ ऑर्गन या हारमोनिका, जिसे हिंदी में मुख वीणा भी कहते हैं, वो बजाने का। अपने स्कूल टाइम से बजाता था। सस्ते से माउथ ऑर्गन होते थे, ज़्यादा महंगा खरीदने की हिम्मत नहीं थी। अब जाके इस उम्र में मुझे एक गुरु मिले, श्री अशोक भंडारी जी। मैं पिछले 1.5 साल से उनसे माउथ ऑर्गन सीख भी रहा हूँ, क्योंकि उन्होंने मेरे से कहा सीखने की कोई उम्र नहीं होती। तो मैं अभी भी विद्यार्थी हूँ। मैं 2-3 गानों के मुखड़े आपको सुनाता हूँ माउथ ऑर्गन पर। आपका बहुत बहुत आभारी रहूँगा और कीर्ति काले जी को बधाई देता हूँ, डॉक्टर कीर्ति काले को, कि उन्होंने एक अलग तरह का प्रयोग इस मंच से किया है। लीजिए, प्रस्तुत है।
बहुत बहुत धन्यवाद। वाह 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 वाह, बहुत बहुत अच्छा बजाया महेंद्र जी आपने। और माउथ ऑर्गन इतने छोटे से बाजे को बजाकर आपने इतनी अच्छी धुन निकाली, बहुत अच्छी धुन निकाली। आपको बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। तो देखा ना श्रोताओं, कवियों में कितनी छुपी हुई प्रतिभाएं हैं, कितनी छुपी हुई कलाएं हैं। और इंद्रधनुष के माध्यम से हमने इंद्रधनुष के 7 रंगों की तरह से 7 कवियों की छिपी हुई कलाओं को आपके सामने प्रस्तुत किया। निश्चित रूप से आपको बहुत आनंद आया होगा, आपको बहुत प्रसन्नता हुई होगी इनकी इन कलाओं को सुनकर, देखकर, जानकर। आज हमारे इस इंद्रधनुष कार्यक्रम में जो अतिथि कवि, रचनाकार, कलाकार थे, छुपे रुस्तम थे, वो श्री महेंद्र अजनबी, श्री कैलाश मंडेला, श्री अनिल अग्रवंशी, श्री हरिमोहन बाजपेयी माधव, श्री महेश दुबे, श्री रसिक गुप्ता और श्री अस्तित्व अंकुर। बहुत सभी लोगों को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। और इंद्रधनुष के अगले अंक तक के लिए मैं आपसे विदा लेती हूँ। प्रेरणा दर्पण साहित्यिक एवं सांस्कृतिक मंच के कार्यक्रम आपको कैसे लगते हैं, अपनी टिप्पणियों के माध्यम से हमें अवश्य बताएं। बस आज के लिए इतना ही। मुझे विदा दीजिएगा, डॉक्टर कीर्ति काले को विदा दीजिएगा। नमस्कार, शुभ रात्रि। चंद्रा हॉस्पिटल विश्व की सभी आधुनिक और बुनियादी सुविधाओं से परिपूर्ण एक वर्ल्ड क्लास मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, महावीर इनक्लेव, पालम डावडी रोड पर स्थित साउथ वेस्ट दिल्ली का एकमात्र मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जहां 24 घंटे आपकी सेवा में उपलब्ध हैं वेल क्वालिफाइड डॉक्टर्स और हेल्पिंग स्टाफ। डॉक्टर CM भगत द्वारा स्थापित भगत चंद्रा हॉस्पिटल आपकी सेहत का ख्याल रखना ही इसकी प्राथमिकता है।